नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। हम हाजिर हैं अपनी खास सीरीज इतिहास गवाह है बंगाल स्पेशल के नए एपिसोड के साथ। क्या आप हिंदुस्तान के उस शहर का नाम जानते हैं जिसने 4 नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हों? हाँ, उस शहर का नाम है कलकत्ता। इसी शहर में पले बढ़े रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कलकत्ता को अपनी कर्म भूमि बनाने वाली मदर टेरेसा को शांति का, और इसी आबोहवा से निकले अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट जैसा किताबों का बाजार और कहीं नहीं मिलता। पार्क स्ट्रीट के बारे में मशहूर है कि अगर वहां कोई किताब नहीं मिले तो फिर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, या फिर वो छपी ही नहीं हो। कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है वो पूरा हिंदुस्तान बाद में सोचता है। इसी सोच ने कलकत्ता को भारत की बौद्धिक राजधानी के तौर पर पहचान दी। वहां से बढ़कर एक साहित्यकार, समाज सुधारक, वैज्ञानिक और आंदोलनकारी निकले, जिन पर अंग्रेजियत की छाप तो थी, लेकिन मादरे वतन के लिए एक खूबसूरत ख्वाब भी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था बंगाल के रास्ते हिंदुस्तान में अंग्रेजों के पैर जमने की कहानी। आज हम आपको दिखाएंगे बंगाल पर कंपनी राज से आंदोलन तक की कहानी। बक्सर की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ चुकी थी। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की कुर्सी पर बैठे वॉरेन हेस्टिंग्स। उस दौर में बंगाल की राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। हेस्टिंग्स ने सबसे पहले मुर्शिदाबाद की जगह कलकत्ता को अपनी नई राजधानी बनाया और इस शहर को लंदन की तर्ज पर विकसित करना शुरू किया। फोर्ट विलियम्स बंगाल का नया पावर सेंटर बन गया। कंपनी के बड़े अफसर सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान पर अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले भाषा के अंतर को पाटने का काम किया। अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछाने का आइडिया सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक अफसर चार्ल्स ग्रांट के दिमाग में आया, और इस तरह देश में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की शुरुआत हो गई। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसा की नींव रखी। मकसद था कंपनी के अफसरों को कामकाज भर फारसी सिखाना, क्योंकि तब कलकत्ता की भाषा फारसी थी। कुछ साल बाद कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स की करीबी विलिंगसन जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वो साल था 1784। इस सोसाइटी का मकसद था भारत के गौरवशाली इतिहास को दुनिया के सामने लाना। इस कड़ी में विल्किंसन ने श्रीमद् भागवत गीता, हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, गीत गोविंद जैसे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे धीरे धीरे अंग्रेज भारतीय भाषा, प्राचीन ज्ञान, सभ्यता और संस्कृति से रूबरू होने लगे। तो कलकत्ता के पावर एलीट की धीरे धीरे अंग्रेजी में दिलचस्पी बढ़ने लगी। आगे चलकर जिनकी पहचान बंगाल में भद्र लोग के तौर पर बनी। एक ऐसा क्लास ऑफ इंग्लिश नोइंग लोग उनको चाहिए थे, तो उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा जो है यहाँ पे शुरू करी। और क्योंकि सबसे पहले बंगाल पे ही उनका राज स्थापित हुआ, और कलकत्ते ही हिंदुस्तान की एक तरह से राजधानी बनी रही, तो सबसे पहला असर जो था अंग्रेजी शिक्षा का ये बंगाल पे ही हुआ। बंगाल में सबसे पहले लोगों ने अंग्रेजी सीखी, क्योंकि नौकरियां अब जो है सिर्फ उनको मिलेंगी जो अंग्रेजी जानते हैं। सन 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के अफसरों की पढ़ाई लिखाई के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। इसका मकसद था
कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं की जानकारी देना, लेकिन 2 साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य होने के नाते लॉर्ड मैकाले ने मिनट ऑफ एजुकेशन तैयार किया। इस पर बोलते हुए उसने कहा था, हम अंग्रेजी बोलने वालों का एक ऐसा वर्ग तैयार करें जो हमारे और शासित लोगों के बीच पुल का काम करे। उनका रंग खून तो भारतीय हो, पर सोच, नैतिकता और बुद्धिमत्ता अंग्रेजों के मुकाबिल हो। मैकाले की सोच थी कि अंग्रेज अपने बलबूते इस काम को नहीं कर पाएंगे। ऐसे में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को उसने सुझाव दिया, अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों को ये काम दिया जाए कि वो हिंदुस्तानी बोलियों और भाषाओं के भीतर पश्चिम के वैज्ञानिक तथ्य और जानकारी मिलाकर यहाँ के लोगों को पढ़ाएं। मैकाले के 2 रुख हैं। एक तो ये कि भाई अंग्रेज़ों को अगर अंग्रेज़ी यहाँ पढ़ाई जाएगी तो उनका ख्याल था कि अंग्रेज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चलेगा, बेहतर होगा, हिंदुस्तानी उनकी जो वो बात कहना चाहते हैं वो समझेंगे ज़्यादा। दूसरा तो ये तो ज़ाहिर है अंग्रेज़ी तसल्लुत के लिए था, अंग्रेज़ी राज के, लेकिन दूसरी ये बात थी कि उसका ये ख्याल था कि यूरोप का कल्चर हिंदुस्तान में आना चाहिए। हिंदुस्तान के लोग बहुत पुराने ख्यालात के हैं, साइंस वगैरह नहीं जानते हैं। मैकाले की सोच थी कि अंग्रेजी और यहाँ की भाषाएं मिलकर ही भारतीयों का ज्ञान बढ़ा सकती हैं। हिंदुस्तान में शिक्षा के माध्यम पर बहस जारी थी और इसके केंद्र में था कलकत्ता। लॉर्ड ऑकलैंड के दौर में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन पर आगे बढ़ने का फैसला हुआ। इसके लिए बंगाल को 9 भागों में बांटा गया। हर जिले में स्कूल खोले गए। 1840 तक ऐसे 40 स्कूल खुल चुके थे। कलकत्ता में धीरे धीरे अंग्रेजी सीखने वालों की तादाद बढ़ने लगी। अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज होने के हर तरीके के प्लान के साथ आए थे। उन्हें इस देश में अपना कारोबार चलाना था, अपनी भाषा चलानी थी, अपने विचार और धर्म का प्रचार भी करना था। उधर हिंदुस्तान में कई अंतर्विरोधों का टकराव चल रहा था। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में एक नया वर्ग जन्म ले रहा था, जो संस्कारों से तो हिंदुस्तानी था, लेकिन व्यवहार और विचारों में पश्चिम की आधुनिकता से प्रभावित था। समाज में इस नए वर्ग का सबसे पहले असर हुआ बंगाल पर। कलकत्ता में अंग्रेजी समझने और बोलने वाले भारतीयों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन्हीं में से एक थे राजा राम मोहन रॉय। वो बांग्ला, फारसी, अरबी, ग्रीक, हिब्रू, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में पारंगत थे। पिता की मौत के बाद राजा राम मोहन रॉय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में नौकरी की, जहां वो एक अंग्रेज अफसर जॉन डिग्बी के सहायक के तौर पर काम करते थे। यही काम करते हुए उन्हें पश्चिम की आधुनिक शिक्षा में दिलचस्पी होने लगी। 1817 में अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे अब प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उस दौर में हिंदू कॉलेज के छात्रों के क्रांतिकारी विचारों ने समाज में नया मंथन शुरू कर दिया। एकेश्वरवाद के मजबूत समर्थक राजा राम मोहन रॉय रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं और अंधविश्वास के खिलाफ थे। उनके आंदोलन ने भारत में समाज सुधार के एक नए युग की शुरुआत कर दी। राजा राम मोहन रॉय की समझ में एक बात तो अच्छी तरह आ चुकी थी कि बिना शिक्षा के सामाजिक बुराइयां खत्म नहीं हो सकती हैं। इसलिए 1817 में डेविड हर्रिक की मदद से उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन रॉय की सोच थी कि हिंदुस्तान की तरक्की तभी संभव है जब पश्चिमी शिक्षा और ज्ञान के सभी शाखाओं के बीच रिश्ता जुड़े। इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को समर्थन किया जो अंग्रेजी और पश्चिमी विज्ञान की पढ़ाई भारत में शुरू करने की कोशिश में जुटे थे। राजा राम मोहन रॉय एक बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे और वो उन लोगों में से थे जिनका ये मानना था कि अंग्रेज़ों का आगमन भारत में एक शुभ
संकेत है। और अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया है, एक चेतना जगी है, जागृति आई है। अंग्रेज़ी भाषा से या अंग्रेज़ों के धर्म, ईसाई धर्म से उन्हें कोई गुरेज परहेज नहीं था। हिंदू समाज की कुरीतियों की वजह से उन्होंने ब्रह्म समाज नाम के एक नए समाज की शुरुआत की। इसे भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार का पहला आंदोलन माना जाता है। इसी दौर में राजा राम मोहन रॉय की कोशिश की वजह से सती प्रथा पर रोक लगी। लॉर्ड बेंटिंक एक उस वक्त गवर्नर जनरल थे, जो रूलर थे ब्रिटेन की तरफ से, वो भी एक तरह से लिबरल और प्रोग्रेसिव किस्म के आदमी थे। तो उनका सहारा लेके राम मोहन रॉय ने कई सारे सुधार जो हैं, सामाजिक सुधार करने की कोशिश की। विशेष करके उनका नाम याद किया जाता है सती प्रथा के सुधार में। और राम मोहन रॉय का ये मानना था कि अगर हम अपने समाज में सुधार लाने के लिए अंग्रेज़ों की मदद ले सकते हैं, अगर हम उसका सुधार को कानूनी रूप दे सकते हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। बंगाल की जमीन हिंदुस्तान को नई राह दिखा रही थी। समाज नई करवट ले रहा था। इसी दौर में राम मोहन रॉय ने फारसी में एक साप्ताहिक अखबार मिरातुल अखबार शुरू किया, जो भारत का पहला फारसी अखबार था। कंपनी सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश जारी किया, जिसके विरोध में राम मोहन रॉय ने मिरातुल अखबार बंद कर दिया। अखबारों की आजादी के लिए भी उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी, जिससे 1835 में अखबारों की आजादी का रास्ता खुला। प्रेस पे पाबंदी लगाई गई 1821 के लगभग, तो राजा राम मोहन रॉय ने उसके खिलाफ लिखा और प्रचार किया। उस वक्त उसका असर नहीं हुआ। राजा राम मोहन राय का ये भी कहना था, लेखक कभी डर से ना लिखे, लेखक अपना दिल खोल के लिखे। ये फोकस उनका इतना पत्रकारिता की तरफ नहीं था, बल्कि लेखकों की तरफ था, क्योंकि उसी ज़मानों में उतने ज़्यादा पत्रिका नहीं थे और ब्रिटिश राज्य में रहते हुए इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म या फियरलेस जर्नलिज्म, जिसके बारे में हम लोग आजकल बहुत कहते हैं कि ग्राउंड लेवल जर्नलिज्म, और जिसके लिए अवार्ड भी मिलता है, वो चीज़ नहीं थी। इस कड़ी में अगला नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं और लड़कियों के हक में आवाज बुलंद की। देसी भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों की चेन के साथ ही कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। इनकी कोशिशों का ही नतीजा था कि विधवा पुनर्विवाह कानून वजूद में आया। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की दिखाई राह पर कई चल पड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर कलकत्ता को बिल्कुल लंदन जैसा बनाना चाहते थे, जिससे ब्रिटिश अफसरों को हिंदुस्तान में काम करने में कोई परहेज न हो। शायद इसलिए अंग्रेजों ने भारत में दूसरी पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए कलकत्ता को चुना। इस ट्रेन के चलने की कहानी भी बहुत रोचक है। वो तारीख थी 15 अगस्त 1854। हावड़ा से हुगली के बीच चली पहली ट्रेन में करीब 300 यात्री सवार हुए। इस ट्रेन पर फर्स्ट राइड के लिए करीब 3000 लोगों ने आवेदन किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में एकमात्र टिकट काउंटर था। मुसाफिर वहां से टिकट खरीदने के बाद हुगली नदी को पार कर हावड़ा पहुंचते थे। धीरे धीरे हिंदुस्तान में कलकत्ता की चकाचौंध की कहानियां गूंजने लगी थी। हावड़ा से हुगली के बीच चलने वाली ट्रेन भारतीयों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। विज्ञान के इस आविष्कार को हिंदुस्तान के लोग हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। यहाँ के लोगों ने बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी तो देखी थी। रामायण में लंका के राजा रावण के आसमान में उड़ने वाले पुष्पक विमान के बारे में सुना था, लेकिन सैकड़ों लोगों को लेकर चलने वाली लोहे की ऐसी गाड़ी नहीं देखी थी। कोलकाता तेजी से भारत के लोगों के लिए सपनों का शहर बनने लगा, जिसका मिजाज देश के दूसरे हिस्सों से
अलहदा था। इसके साथ साथ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप हुई, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, जिसमें कोई भी बड़ा राजा या ज़मींदार अगर मर जाए और उसकी उसका कोई एयर ना हो, यानी उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, तो वो सरकार अपने कब्ज़े में कर लेती थी और उसको रूल करने लगती थी। अवध में यही हुआ 1856 में। तो ये उसका बैकग्राउंड है। कोई भी बड़ी आज़ादी की लड़ाई, जैसे 1857 जिसे पहली आज़ादी की लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो एकदम से नहीं होती, उसके पीछे अंडरलाइंग कॉजेज़ होते हैं और उसके कुछ इमीडिएट कॉज भी होते हैं। उसका कोई फ्लैश पॉइंट भी होता है जिससे चिंगारी जब लगती है तो फिर शोला भड़कता है, और वो था मंगल पांडे की बगावत। कलकत्ता से सटे बैरकपुर छावनी से उठी सिपाही विद्रोह की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देने लगी। मेरठ में भी सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बंदूक उठा ली। उसके बाद झांसी, कानपुर, बिठूर, लखनऊ, अवध, वाराणसी समेत कई इलाकों में देसी सिपाहियों ने अंग्रेजों को चुनौती दिया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद हुई। भले ही अंग्रेजों ने आजादी की पहली लड़ाई को हथियारों के दम पर कुचल दिया, लेकिन इससे हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की नई ताकत मिली। बंगाल के बैरकपुर से निकली चिंगारी ने इतनी आग पैदा की जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर खत्म हुआ और शासन ब्रिटेन के महारानी के हाथों में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तकरीबन तिजारत तो 1853 के चार्टर एक्ट में बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई। 1833 के चार्टर एक्ट में 20 साल पहले ही से कम कर दी गई थी बहुत इसके पावर्स। अब 1858 में ये आप कह सकते हैं कि 1857 के गदर या विद्रोह का बहाना लेकर पार्लियामेंट ने कंपनी को ख़त्म कर दिया, बल्कि कंपनी के राज को ख़त्म कर दिया और अपने तसल्लुत में ले लिया भारत। कंपनी राज खत्म होने के बाद बदलाव के दरवाजे खुलने शुरू हुए। साल 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र में भारतीयों को आर्थिक समानता, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता देने की घोषणा की गई। ब्रिटिश सरकार की ओर से आयोजित होने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा में भारतीयों को बैठने का अधिकार दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत क्राउन प्रतिनिधि के तौर पर भारत पर शासन का अधिकार राज्य सचिव को सौंपा गया। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल का गठन हुआ। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। यही वो वक्त था जब अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवादी सोच पनप रही थी। इस सोच की जननी थी बंगाल, जहां लेखक अपनी लेखनी से राष्ट्रवाद का अलख जगा रहे थे। 1866 में बांग्ला लेखक और साहित्यकार भूदेव मुखोपाध्याय ने अपने व्यंग उना बिमसा पुराणा में भारत माता के लिए आदि भारतीय शब्द का प्रयोग किया। किरण चंद बंदोपाध्याय के नाटक भारत माता ने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। इसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में साधुओं की क्रांति के साथ वंदे मातरम का सुर गूंजा, जो आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का गीत बन गया। उसी दौर में एक तबके ने वंदे मातरम और भारत माता को हिंदू प्रतीकों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ये सुगबुगाहट भी सबसे पहले बंगाल की धरती पर हुई। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तो चलता रहा, लेकिन देशभक्ति के नारों में अलग अलग विचार झलकने लगे।
वंदे मातरम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को नई धार मिली। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ के गीत वंदे मातरम ने भारत माता को बंगाल के घर घर पहुंचा दिया। इसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का परचम उठाने वाले सन्यासियों की राष्ट्रभक्ति को बंगाल में घर घर होने वाली मां काली की वंदना से जोड़ दिया। वंदे मातरम की कहानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय त्रिसूत्रा नदी के ऊपर बैठ के अपने बोट में सफ़र करते हुए उन्होंने लिखा था, और वहीं पर ही उन्होंने देवी चौधरी रानी जैसे किताब और कपाल कुंडला जैसे नॉवेल्स भी लिखे थे। वंदे मातरम जो मातृ वंदना है, भारत को भारत माता माना जाता था, शायद आज भी माना जाता है, तो वो एक इंस्पिरेशनल स्लोगन बन गया देश के लिए। बंगाल से राष्ट्रवाद की ऐसी हवा निकली जिसका असर धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचने लगा। अंग्रेजों के खिलाफ जंग में सभी मजहब के लोग एक साथ थे, मन में कोई खटास नहीं। देखते ही देखते पूरे देश में राष्ट्रवाद की तेज बयार बहने लगी। भारत माता के लिए बंगाल में सबसे पहले आदि भारतीय शब्द का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले 1866 में बांग्ला लेखक और साहित्यकार भूदेव मुखोपाध्याय ने अपने व्यंग उना बिमसा पुराणा में किया। किरण चंद्र बंदोपाध्याय का नाटक भारत माता 1873 में सबसे पहले खेला गया था। इसी तरह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में 1882 में वंदे मातरम गीत शामिल था, जो आजादी की लड़ाई का मुख्य गीत बन गया। बंगाल में जो है जो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम और ये सब है, ये इसी संदर्भ में हमको देखना चाहिए। और ये दरअसल जो माँ दुर्गा हैं, दुर्गा जो हैं वो बंगाल की आदि देवी हैं, तो उनके उसमें संदर्भ में, परंतु उसके अंदर जो निकल करके जो पोर्ट्रेट्स आते हैं, जो मूर्ति आती है, उसमें कई जगह उसको चेन्स में दिखाया है, यानी जंजीरों में बंधी हुई। तो माँ दुर्गा को कौन चेन में बांध सकता है? तो दूसरे शब्दों में वो भारत माता, तो भारत माता को किसने जंजीरों में बांध रखा है? अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों से भारत माता को आज़ाद कराना है, और वंदे मातरम का यही मतलब है। अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष तेजी से बढ़ता जा रहा था। इसी असंतोष और आक्रोश की गर्भ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। वो साल था 1885। 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की स्थापना उस दौर में भारतीयों के बीच राजनीतिक चेतना का चरम बिंदु था। इसके पहले अध्यक्ष चुने गए व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनका ताल्लुक बंगाल से था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अंग्रेजी राज के खिलाफ संघर्ष करने वाले देश के अलग अलग हिस्सों के नेता एक छतरी के नीचे आ गए। अंग्रेजी राज के विकल्पों पर चर्चा होने लगी। एक तरफ रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों की एकता के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद आध्यात्म, त्याग और सेवा भाव के संगम को राष्ट्रवाद के नए रूप के तौर पर पेश कर रहे थे। बंगाल की जमीन पर एक ओर आध्यात्म के धागे से लोगों को एकजुट करने की कोशिश हो रही थी, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी लोगों में नई चेतना जागृत करने में लगी हुई थी। वंदे मातरम और भारत माता लोगों को जोड़ने का जरिया बन गया। बात 1896 की है। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को बंगाली शैली में लय और संगीत के साथ गाया। इतिहास गवाह है। बंगाल स्पेशल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे बंगाल की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।